गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे फैक्टर थ्योरम। कल हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा था। थोड़ा रिमाइंडर थ्योरम को रिवाइज करेंगे। तो रिमाइंडर थ्योरम था, इफ़ पी ऑफ एक्स इज़ डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए, पी ऑफ एक्स इज़ सम पॉलिनोमियल, it may be quadratic polynomial, cubic polynomial and so on, and that p of x is divided by another polynomial x minus a, then remainder will be p of a. अब ये a क्या है? a is the zero of this divisor. याद कीजिए, हमने इस डिवाइज़र का ज़ीरो निकाला था, तो इसको बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। अब देखेंगे फैक्टर थ्योरम क्या है। तो कल मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम जब पढ़ाया था तब फैक्टर थ्योरम भी बताया था, याद कीजिए। तो अभी स्टेटमेंट देखेंगे पहले। इफ़ पी ऑफ एक्स इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर दैन 1, इसका क्या मतलब है कि पी ऑफ एक्स जो पॉलिनोमियल है ना, ये डिविडेंड है, इसकी डिग्री जो है वो हमेशा ग्रेटर दैन 1 होनी चाहिए। एंड ए इज़ एनी रियल नंबर, सेम कंडीशन कल हमारे रिमाइंडर थ्योरम में थी। वहाँ पर भी जो पी ऑफ एक्स था उसकी डिग्री ग्रेटर दैन 1 थी और ए इज़ एनी रियल नंबर। देन अभी ध्यान से देखिए, इफ़ पी ऑफ ए इज़ इक्वल टू 0, अब ये पी ऑफ ए क्या है? पी ऑफ ए इज़ रिमाइंडर। बाय रिमाइंडर थ्योरम इट इज़ रिमाइंडर। तो इफ़ रिमाइंडर इज़ 0 देन x माइनस ए इज़ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। हमने इसके प्रॉब्लम भी देखे थे। ओके, तो अगर पी ऑफ ए मीन्स रिमाइंडर इज 0 देन x माइनस ए इज़ फैक्टर ऑफ पी ऑफ ए। अभी इसका कॉन्वर्स यानी इस स्टेटमेंट का एकदम उल्टा स्टेटमेंट। कैसे? इफ़ x माइनस ए इज़ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स देन पी ऑफ ए इज़ इक्वल टू 0। देखिए, दोनों स्टेटमेंट में फ़र्क है। यहाँ है पी ऑफ ए इज़ इक्वल टू 0, ये दिया है, इट इज़ गिवन। इफ़ पी ऑफ ए इज़ इक्वल टू 0, अगर ऐसा है देन x माइनस ए इज़ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। अब सेकंड स्टेटमेंट में x माइनस ए इज़ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स दिया है, इट इज़ गिवन दैट x माइनस ए इज़ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। उस कंडीशन में जो रिमाइंडर है वो 0 होगा। तो इस तरह से इसे कहते हैं फैक्टर थ्योरम। आपको ये स्टेटमेंट याद करना है, एग्ज़ाम में भी पूछते हैं फैक्टर थ्योरम, राइट फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम। एंड एग्जाम्पल सॉल्व करने में ये दोनों भी थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है और नियर बाय सिमिलर ही है। सिर्फ रिमाइंडर थ्योरम से हम लोग रिमाइंडर निकालते थे, ये रिमाइंडर, इसको कहते थे हमने रिमाइंडर। और फैक्टर थ्योरम में क्या है कि इफ़ रिमाइंडर इज़ 0 देन x माइनस ए इज़ फैक्टर, और कॉन्वर्स इफ़ x माइनस ए इज़ फैक्टर देन p ऑफ a दैट इज़ रिमाइंडर इज़ 0। अभी कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जामिन, आपको चेक करना है, चेक वेदर x प्लस 2 इज़ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल एंड देन दिस पॉलिनोमियल। इसमें 2 क्वेश्चंस है। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये जो x प्लस 2 ये इसका फैक्टर है क्या। ओके, तो अब मुझे बताइए कि फैक्टर कब होगा? जब रिमाइंडर 0 होगा। अगर इस x प्लस 2 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर अगर 0 आता है तो फिर x प्लस 2 ये फैक्टर होगा। अभी देखिए, x प्लस 2 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं यानी ये हो गया डिवाइज़र, तो मुझे बताइए इसका 0 क्या होगा? 0 होगा -2। इसका 0 होगा -2। कल हमने देखा था, हम डायरेक्टली हमने बहुत सारे ज़ीरोज़ निकाले थे। जैसे x माइनस 2 इसका 0 है 2, x प्लस 5 इसका 0 है -5। तो इस तरह से x प्लस 2 का 0 क्या होगा? -2। तो फिर रिमाइंडर क्या होगा? अगर इसको हमने p ऑफ x कहा है, ये p ऑफ x इज़ दिस पॉलिनोमियल, देन रिमाइंडर विल बी p ऑफ -2 बाय रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है ना, क्योंकि ये डिवाइज़र है, इसको हमने x प्लस 2 से डिवाइड किया था। तो रिमाइंडर क्या होता है? रिमाइंडर होता है
p ऑफ -2। तो अगर ये रिमाइंडर 0 आता है तो हम समझेंगे कि x+2 ये इसका फैक्टर है। तो इसका मतलब हमें सबसे पहले रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे p ऑफ -2 निकालेंगे, यानी जो भी ये पॉलिनॉमियल है इसमें x की जगह -2 रखेंगे। तो ये इस तरह से होता है, -2 क्यूब -3 इन ब्रैकेट -2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6। तो यहाँ तक तो समझ में आया? ओके। अभी -2 क्यूब होता है -8, -2 इंटू -2 इंटू -2 -8। देन -2 स्क्वायर होता है 4, सो 3 इंटू 4 हो गया 12। नेक्स्ट 5 इंटू -2 हो जाता है -10 और 6 एज इट इज़। देन -8 माइनस 10 होता है -18 एंड 12 प्लस 6 होता है प्लस 18। -18 प्लस 18 गेट कैंसल्ड, सो रिमाइंडर इज 0। देखिए, अगर रिमाइंडर 0 आया है इसका मतलब x+2 इज फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो हमेशा याद रखिए, जब भी आपको एग्जामिन करना है कि ये जो डिवाइज़र है ये इसका फैक्टर है कि नहीं, तो सबसे पहले आपको रिमाइंडर निकालना है। और रिमाइंडर क्या होता है? तो अगर हम इस पॉलिनोमियल को p ऑफ x कहते हैं और इस p ऑफ x को हम x+2 से डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर होता है p ऑफ -2। और -2 कहाँ से आया है? ये इसका 0 है। किसका 0? इस पॉलिनोमियल का 0 है -2। ओके। अभी सेकंड पार्ट में हमें एग्जामिन करना है वेदर 2x+4 सॉरी x+2 इज़ फैक्टर ऑफ 2x+4। वैसे तो ये ऐसे भी दिखता है, देखिए 2x+4 से 2 कॉमन निकलता है तो अंदर रहता है x+2, तो ये आया 2 फैक्टर, ये आया x+2 फैक्टर। तो हमें इस तरह से नहीं करना है, हमें रिमाइंडर थ्योरम से पहले रिमाइंडर निकालना है और बाद में देखना है कि फैक्टर है कि नहीं। तो ये है अपना q ऑफ x, जैसे ऊपर लिया था p ऑफ x। फिर इस q ऑफ x को किससे डिवाइड किया है? x+2 से डिवाइड किया है, यानी ये है डिवाइज़र। और हमें चेक करना है कि x+2 इसका फैक्टर है कि नहीं। सो फिर रिमाइंडर निकालेंगे q ऑफ -2। तो ये आया है रिमाइंडर 0। तो इस तरह से x+2 इज़ फैक्टर ऑफ 2x+4। ओके। तो इस तरह से प्रॉब्लम में जहाँ पूछते हैं कि एग्जामिन वेदर x+2 इज़ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को हमको p ऑफ x लेना है। ये है डिविडेंड। ओके। तो ये है डिवाइज़र और 0 हमेशा किसका निकालते हैं? डिवाइज़र का। और 0 आया है -2, तो रिमाइंडर होगा p ऑफ -2। और इस केस में रिमाइंडर वही होगा ना, p ऑफ -2, क्योंकि आपका डिवाइज़र तो सेम है ना। इस केस में डिवाइज़र यही है और इस केस में भी डिवाइज़र x+2 ही है। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन हमारा हो चुका है कल। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x-1 इज फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब क्या रिलेशन है फैक्टर का और रिमाइंडर का? जब x-1 ये फैक्टर है, इसका मतलब रिमाइंडर ये 0 हो गया। और हमने रिमाइंडर किसे कहा है? रिमाइंडर कहा है p ऑफ 1 को। अभी मैंने ये 1 कहाँ से लाया है? ये x-1 का 0 है ना 1। तो अगर x-1 ये इसका फैक्टर आपको चेक करना है कि नहीं, तो सबसे पहले आपको रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। और अगर हमें चेक नहीं करना है, ये रिमाइंडर ये फैक्टर है, ये फैक्टर दिया है, हमको फाइंड वैल्यू ऑफ k निकालनी है। ओके। तो फैक्टर दिया है, इसका मतलब p ऑफ 1 हम पहले से ही 0 रख सकते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे p ऑफ 1 को 0 रखा है। बाद में यहाँ पे जहाँ पर भी x है वहाँ पर हमने 1 रखा है और इस तरह से सॉल्व किया है। तो हमें मिली है k की वैल्यू 1। ठीक है, थोड़ी गड़बड़ हुई थी। यहाँ पे निकालना था फाइंड द वैल्यू ऑफ k और हमें गिवन दिया था कि x-1 इज़ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। नाउ द 0 ऑफ x-1 इज़ 1 and the remainder will be p of 1
एंड एज x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। बस ये रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 लिखा है, उसमें ये वैल्यूज़ पुट की है और सॉल्व किया है। तो इस तरह से k की वैल्यू निकाली है। ओके, तो ये सब प्रॉब्लम्स फैक्टर थ्योरम के ऊपर डिपेंड है। देखिए, फैक्टर थ्योरम में हमें रिमाइंडर थ्योरम का भी यूज़ करना पड़ता है। आपने देखा ना, फैक्टर थ्योरम में हम सबसे पहले रिमाइंडर निकालते हैं, इसका मतलब हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करते हैं। तो फैक्टर थ्योरम में रिमाइंडर थ्योरम भी इंक्लूड है, क्योंकि हम जब फैक्टर थ्योरम लगाते हैं तो हमें रिमाइंडर निकालना पड़ता है, और रिमाइंडर निकालते हैं रिमाइंडर थ्योरम से। ओके, अभी ये नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी ये जो है ना, ये जो मेथड है, इस मेथड पे आपका 10 क्लास का कम से कम 25% पोर्शन डिपेंड है। इसलिए ये मेथड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसको हम बहुत आराम से पढ़ेंगे, एक एक केस देंगे, एक एक केस यानी एक एक एग्जाम्पल लेके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये जो मेथड है फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड, ये सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ही लगती है। तो ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो क्वेश्चन है, फैक्टराइज 6x² + 17x + 5 बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड। अभी ये स्प्लिटिंग मिडल टर्म यानी क्या होता है? स्प्लिट का मतलब क्या होता है? 2 भाग करना है उसके। ओके, किसके? मिडल टर्म के। यहाँ मिडल टर्म कौन सी है? पॉजिटिव 17x है। तो इसको हम इस तरह से स्प्लिट करेंगे कि उसके फैक्टर निकल जाए। तो इसमें कुछ स्टेप्स है। अभी ये स्टेप थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। फर्स्ट एग्जांपल है, थोड़ा धीरे धीरे समझ में आएगा। अभी इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देखिए, a 6 है, आराम से देखिए। हाँ, a पॉजिटिव 6 है, तो b है 17, b इज कोएफिशिएंट ऑफ x एंड c इज 5। तो सबसे पहले हमने a b c को लिख दिया है। अभी यहाँ मैंने पहले a लिखा है, बाद में c लिखा है, तो आप पहले a b c कैसे भी लिख सकते हैं। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि a इज कोएफिशिएंट ऑफ x², b इज कोएफिशिएंट ऑफ x एंड c इज कांस्टेंट। ओके, तो इस तरह से राइट द वैल्यूज ऑफ a b c। अब क्या करना है? अब आपको क्या करना है, ये और ये कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन करना है। कौन से? ये 6 और 5। अभी मैंने 6 और 5 कहा है, दोनों भी पॉजिटिव है, तो 6 × 5 इज इक्वल टू होता है 30। साइन के साथ लेना है। अगर यहाँ 5 निगेटिव होता तो हम यहाँ पे निगेटिव लेते, अगर यहाँ 5 निगेटिव होता तो। अभी फिलहाल तो निगेटिव नहीं है। ओके, तो हमने क्या किया, सबसे पहले x² का कोएफिशिएंट और ये कांस्टेंट टर्म, इसका हमने प्रोडक्ट निकाला है, ये है 30। स्टेप थोड़ा ध्यान में रखना। अब हमें क्या करना है? ओके, हमारा प्रोडक्ट आया था 30, ठीक है। अभी हमें ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं। फाइंड 2 सच नंबर्स हुज सम इज 17। अब मैंने सम 17 ही क्यों ली है? क्योंकि देखिए मिडल टर्म में 17 है, तो आपको ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं जिसकी सम होनी चाहिए 17 और पॉजिटिव 17 ना। मैं सिर्फ 17, 6, 5 कह रही हूँ, इसका मतलब ये सभी पॉजिटिव है। तो आपको फाइंड 2 सच नंबर्स हुज सम इज 17 एंड हुज प्रोडक्ट इज 30। अब ये 30 कहाँ से आया? कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड कांस्टेंट की मल्टीप्लिकेशन करके हमें 30 मिला था। तो अभी ऐसे 2 नंबर को हमें ढूंढना है, तो इसको आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि ऐसे 2 नंबर कौन से होंगे जिसका प्रोडक्ट तो 30 होना चाहिए, पॉजिटिव 30 है, और जिसकी सम 70 होनी चाहिए। तो क्या आप ऐसे एक एक नंबर लेंगे? पहले 2 नंबर लेंगे ऐसे, 1 और ये, बाद में 2 और ये, ऐसे? तो इस तरह से नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस प्रोडक्ट को लेना है, फिर लेके क्या करेंगे, ये है ना प्रोडक्ट, फिर इस प्रोडक्ट के ऑल पॉसिबल फैक्टर्स निकालेंगे। मैंने प्राइम नहीं कहा है, सिर्फ फैक्टर्स कहा है। दे मे बी कॉम्पोजिट, दे मे बी प्राइम, और 1 दे मे और मे नॉट बी प्राइम। सो 30 कैन बी रिटन एज 1 × 30, 2 × 15, 3 × 10
एंड 5 इंटू 6। ये पता है 30 कहाँ से आया है? 30 कहाँ से आया है? ये जो है ना कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट, इनका मल्टीप्लिकेशन करके हमें 30 नंबर मिला है, पॉजिटिव 30। तो इस 30 के हमने ऑल पॉसिबल फैक्टर्स निकाले हैं। अब हम क्या करेंगे आगे? तो हमें ऐसे 2 नंबर्स चूज़ करने हैं, याद है ना, उनका एडिशन होना चाहिए 17 जो मिडिल टर्म है, और जिनका मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए 30। तो अभी हम चूज़ करेंगे, क्या ये फर्स्ट पेयर हो सकती है? फर्स्ट पेयर इसको तो सेटिस्फाई करती है, लेकिन इसको सेटिस्फाई नहीं करती, उनकी सम 17 नहीं है। ओके, तो क्या ये लास्ट टर्म होगी? पेयर, हाँ, हमें पेयर लेना है ना, 2 नंबर लेना है, तो ये सेकंड स्टेप तो सेटिस्फाई करता है, लेकिन इसकी सम 17 नहीं होती। तो क्या ये पेयर लेंगे 3 और 10? तो 3 और 10 की सम 17 नहीं होती, लेकिन उनका प्रोडक्ट ज़रूर 30 होता। आई बात समझ में? तो क्या हम 2 और 15 ये पेयर लेंगे? हाँ, ये पेयर हो सकती है, क्योंकि 2 + 15 होता है 17 और 2 × 15 होता है 30। तो इस तरह से हमने वो 2 नंबर ढूंढ लिए हुज सम इज 17 एंड हुज प्रोडक्ट इज 30। देखिए मैंने फर्स्ट स्टेप पे क्या क्या कहा था, ये आपको ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं जिसकी सम 17 होनी चाहिए और प्रोडक्ट 30 होना चाहिए। 17 कहाँ से लाया हमने? ये मिडिल टर्म, वैल्यू ऑफ बी। ओके, अब क्या करेंगे? मेथड का नाम क्या है? स्प्लिटिंग मिडल टर्म। हमें मिडल टर्म को स्प्लिट करना है। तो अब देखेंगे मिडल टर्म को किस तरह से स्प्लिट करेंगे। तो हमने ये जो 2 नंबर ढूंढे हैं ना, उसकी हम हेल्प लेंगे। तो ये था हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये। ओके, अभी देखिए मिडल टर्म कौन सी है? 17x। ठीक है, हमने कौन से नंबर ढूंढे हैं? 2 और 15। तो हम एक काम करेंगे, इस 17 को लिखेंगे 2x और 15x। हो गए स्प्लिट, हो गया ना ये 2x + 15x। इसलिए इस मेथड को कहते हैं स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड। ठीक है ना, इस 17 को लिखा मैंने 2 + 15, या आप डायरेक्टली इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन x को मत भूलना, क्योंकि ये 17x है, तो यहाँ पर भी 2x और 15x लाना चाहिए था। एक्चुअली हमने नंबर ढूंढे थे 2 और 15, लेकिन x भी तो चाहिए ना, क्योंकि मिडल टर्म सिर्फ 17 नहीं है, 17x है, 17 नहीं है, 17x भी है। तो नेचुरली इसके स्प्लिटिंग नंबर्स 2x एंड 15x ही होने चाहिए। ओके, फिर आगे क्या करेंगे? इस तरह से हमने अरेंज किया। अभी देयर आर 4 टर्म्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब हम 2 के ग्रुप बनाएंगे, ये फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप, हो गया। अभी देखिए ये फर्स्ट ग्रुप था 6x² + 2x। इस टर्म में और इस टर्म में कॉमन फैक्टर कौन सा है? 2x। देखिए ना 2x कॉमन फैक्टर है ना, इसमें भी 2x है और इसमें भी 2x है। तो उस कॉमन फैक्टर को हम बाहर निकालेंगे और अंदर अभी हम क्या लिखेंगे? तो देखिए 6x² में से 2x बाहर निकल गया, तो अंदर रह गया है 3x। ओके, अगर आपको अंडू करना है, फिर से पीछे जाना है, तो देखिए 2x × 3x 6x² होता है कि नहीं? होता है। और ये प्लस है, इसलिए यहाँ पे प्लस, और ये पूरा का पूरा 2x निकल गया, इसका मतलब 0 नहीं बाकी रहा, 1 बाकी रहा। तो अब इसको थोड़ा उल्टा सॉल्व करेंगे ना, तो फिर से आपको ऊपर वाली टर्म आएगी, जैसे 2x × 3x 6x² एंड 2x × 1 2x। आई बात समझ में? हमने क्या किया था, ये जो है ना, ये फर्स्ट पेयर, उसमें से कॉमन फैक्टर बाहर निकाला था, और वो कॉमन फैक्टर था 2x, जो इसमें भी है और इसमें भी है। और 2x बाहर निकलने के बाद ये फर्स्ट टर्म जो है उसमें से सिर्फ 3x बाकी रह गया है। कैसे 3x बाकी रह गया है? क्योंकि 6x² को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 × 3 × x
इंटू एक्स। अभी उसमें से ये 2 निकल गया और एक एक्स निकल गया, तो क्या बाकी रह गया? 3x। तो ये है वो 3x। अब आई बात समझ में? हाँ, बाद में बीच में प्लस साइन है इसलिए यहाँ पे प्लस, और ये सेकंड टर्म पूरी की पूरी 2x है जो बाहर निकल गई, तो बाकी रह गया 1। तो इस तरह से ये टर्म मिल गई। अभी सेकंड टर्म में से मुझे बताइए कॉमन फैक्टर कौन सा है? सिर्फ 5 है, 5 है ना। तो 5 अगर बाहर निकलता है तो देखिए ये थर्ड टर्म में क्या रहता है अंदर? 3x रहेगा। देखिए 5 इंटू 3x 15x होता है, और प्लस ये पूरा 5 निकल गया तो रह गया 1। तो इस तरह से आपको ये टर्म मिल गई। ठीक, आगे क्या करेंगे? अभी देखिए यहाँ पे 3x + 1 3x + 1 ये दोनों भी ब्रैकेट सेम है। तो एक्चुअली ना यहाँ पे ये एक टर्म हो गई और एक दूसरी टर्म हो गई, और ये दोनों टर्म में ये ब्रैकेट कॉमन है, तो उस ब्रैकेट को हमने बाहर निकाला। अभी देखिए 3x + 1, इसमें से अगर हम 3x + 1 बाहर निकालते हैं तो अंदर रहता है 2x, और बीच में यहाँ था प्लस था इसलिए प्लस, और इसमें से अगर 3x + 1 बाहर निकलते हैं तो अंदर क्या रहता है? 5। तो इस तरह से ये 2x + 5 हो गया। ओके, तो ऐसे प्रॉब्लम की आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी जाके आपको धीरे धीरे ये ऐसे प्रॉब्लम आएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया था? ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, उसमें से a क्या है, b क्या है, c क्या है, ये लिख लिया था। बाद में क्या किया था? ये कोएफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट इनका मल्टीप्लिकेशन किया था जो आया था 30। फिर हमने क्या किया था? इस 30 के ऑल पॉसिबल फैक्टर्स निकाले थे और इसमें से करेक्ट पेयर को चूज़ किया था। कैसे करेक्ट पेयर? कि जिसकी सम होनी चाहिए 17 और जिसका प्रोडक्ट होना चाहिए 30। फिर हमने इस पेयर का क्या किया? हमने इस पेयर का यूज़ किया है मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए। ये है मिडिल टर्म, इसको स्प्लिट किया 2x + 15x। नेक्स्ट क्या किया? फिर ये जो 4 टर्म्स है ना 1 2 3 4, इसको 2 2 में उसका डिवीजन किया। फिर ये फर्स्ट ग्रुप में से कॉमन फैक्टर निकाला 2x, फिर जो अंदर रह गया वो अंदर रह गया। फिर इस सेकंड ग्रुप में से कॉमन फैक्टर निकाला, फिर ये बाकी रह गया। फिर यहाँ पे 3x + 1 3x + 1 कॉमन है तो उसको बाहर निकाला, तो यहाँ पे रहता है ये 2x और यहाँ पे रहता है ये 5, इसलिए ये टर्म आई। तो इस तरह से इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ये फैक्टर बन गए। और फैक्टर देखिए, ये पॉलिनोमियल है तो उसके फैक्टर भी पॉलिनोमियल ही होंगे। 3x + 1 ये लीनियर पॉलिनोमियल है, 2x + 5 भी लीनियर पॉलिनोमियल है। यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के इस तरह से 2 लीनियर पॉलिनोमियल फैक्टर मिल गए। ओके, अभी सेकंड एग्जांपल देखेंगे, ऐसा ही सेम है, आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो फैक्टराइज 2x² + 7x + 3। अब तक मैंने निगेटिव साइन कहीं पर भी नहीं ली है, हम लेंगे उसको। सबसे पहले पॉजिटिव की प्रैक्टिस करेंगे। तो बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड, तो पहले हमारी कंडीशन क्या थी? ए लिख देना, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। ओके, बाद में हमने क्या किया था याद करो, x² का कोएफिशिएंट और ये कांस्टेंट इसका मल्टीप्लिकेशन किया था 6। फिर हमने क्या किया था? 6 के सभी पॉसिबल फैक्टर निकाले थे। एक मिनट मैं साइड में लिखती हूँ। 6 = 1 × 6 ये फर्स्ट पेयर, और 6 कैन बी रिटन एज 2 × 3। नाउ वी हैव टू सिलेक्ट द करेक्ट पेयर। अभी पेयर हमको ऐसे चूज करनी है, ऐसे 2 नंबर्स ढूंढने हैं जिसकी सम क्या होनी चाहिए? मिडिल टर्म 7। ओके, और उनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 6। आई बात समझ में? हमारे पेयर थे 1 × 6 और सेकंड पेयर थी 2 × 3। ओके, तो हमें ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं जिसकी सम क्या होनी चाहिए? 7। अभी 7 क्या है? ये मिडिल टर्म है, और जिनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 6। तो अभी बताइए, ये पेयर हो सकती है क्या? नहीं, उनका प्रोडक्ट 6 है लेकिन उनकी सम 5 आ रही है, हमें तो चाहिए 7। तो एक ही पेयर बाकी रह गई, 1 और 6।
अब देखिए 1 + 6 होता है 7 और 1 × 6 होता है 6। तो इस तरह से हमें वो पेयर मिल गई। अभी पेयर का हम क्या करेंगे, तो मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे। तो मिडल टर्म है 7x, 7x सिर्फ 7 नहीं, उसको हमने स्प्लिट किया। पहला है 6x और दूसरा है 1x। 6 और 1 था ना, तो उसको x लगा दिया, 6x और 1x। तो जहाँ पर भी 7x है वहाँ पे 6x + 1x लिख देना। तो ये है देखिए 6x + 1x। तो इस तरह से हमने मिडल टर्म को स्प्लिट किया। अब क्या करेंगे, 4 टर्म्स आ गए ना, तो 2 2 के पेयर्स निकालेंगे। अब देखिए कॉमन क्या निकलता है। अभी ये फर्स्ट ग्रुप, इसमें से कॉमन फैक्टर, ये फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म, कॉमन फैक्टर क्या है, देखिए 2 भी है और x भी है। तो फर्स्ट टर्म में अगर 2x को निकाल देते हैं तो क्या रह जाता है, सिंगल x। और इस सेकंड टर्म से अगर हम 2x निकालते हैं तो क्या रहता है, सिर्फ 3, क्योंकि x तो पहले से बाहर निकल गया। ओके, तो ये है 2x (x + 3). अब सोचेंगे ये सेकंड पेयर में से क्या बाहर निकलेगा, उनका कुछ कॉमन फैक्टर है क्या, तो उनको एक भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में जहाँ एक भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, 1 कॉमन निकालते हमेशा। तो इस तरह से ये 1 कॉमन निकाला है, अंदर रह गया है x + 3। तो हमें 2 ब्रैकेट मिल गए, x + 3 x + 3। तो इसको बाहर निकाला और यहाँ पे रह गया है 2x, ये है 2x, ये प्लस और ये 1। तो इस तरह से हमें ये 2 फैक्टर्स मिल गए। ओके, तो ये आपके लिए होमवर्क है आज का, एक्सरसाइज 2.4, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4। होमवर्क आपका अपडेट रखिए। ओके, ठीक है।